हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज के उस जमाने में जब नॉलेज कहीं मिलती नहीं है, मीडिया गोद में जाकर के बैठ गया, ना सिर्फ मोदी की गोद में बल्कि नेतन्याहू की भी गोद में। ऐसे वक्त में कुछ फैक्ट्स, कुछ सच्चाइयां आप तक पहुंचाते रहना हमारी जिम्मेदारी है। और पिछले 10 महीने से आप मुसलसल इजराइल फिलिस्तीन जंग की कवरेज हमारे चैनल पर देख रहे हैं। अलग अलग सोर्सेज से आने वाली इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक खबरें हम आपको पहुंचा रहे हैं और कुछ जानकार लोगों से भी मिलवा रहे हैं। इनमें कई अहम नाम हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। उनमें एक अहम नाम फिरोज मीठी बोरवाला साहब हैं, जो मुंबई में रहते हैं और इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के सिलसिले में फिलिस्तीन पर कब्जे के खिलाफ मुसलसल उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई हुई है। वो कहते हैं कि मेरा जो पेशा है वो कब्जे के खिलाफ है। अंग्रेजी में इत्तेफाक से दोनों एक ही अल्फाज के मीनिंग हो जाते हैं, माई ऑक्यूपेशन टू अपोज ऑक्यूपेशन। तो ये कहते हैं फिरोज मीठी बोरवाला साहब। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2010-11 में वो फर्स्ट एशियन कॉन्वॉय टू गाजा, उसमें बहुत ही लीडिंग रोल में थे। इसके अलावा ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम 2012 और आप इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने अब से पहले हमारे चैनल पर उनको देखा और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी जरूर आपने उन्हें सुना होगा। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यह है कि इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद अब हर तरफ से ये आवाज आ रही है कि ये जंग एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है। हूथी अंसारुल्लाह की तरफ से ये बात कही जा रही है, ईरान की तरफ से ये बात कही जा रही है, हिजबुल्लाह की तरफ से ये बात कही जा रही है। क्या होगा ये नया फेज, आपको क्या लगता है? बेसिकली ये फेज है, ये ट्रिगर है वर्ल्ड वॉर 3 का। 28 जून 1914 में फ्रांस ड्यूक फर्डिनेंड का जो कत्ल हुआ था, वो कत्ल ने वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत की दी थी। मुझे लगा था कि वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर पॉइंट अलग सा मस्जिद होगी, इनडायरेक्टली तो वो है, मगर वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर पॉइंट अभी इस्माइल हानी की असैसिनेशन है, उसकी शहादत है। ठीक है। और अभी का जो फेज है, क्योंकि इजराइल चाहता था कि ईरान डायरेक्टली जंग में उतरे और ईरान ने ये चैलेंज स्वीकार कर ली है। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, क्योंकि इजराइल एक संकट में आ गया था 7 अक्टूबर के पहले। नेतन्याहू ने हमास के लिए और फिलिस्तीनियों के एक जाल बिछा दिया था, जिसमें से उनको 7 अक्टूबर करना पड़ा। अगर 7 अक्टूबर नहीं करते तो फिलिस्तीन का खत्म होना वो उसी दिशा में जा रही थी बात। तो नेतन्याहू ने जाल बिछा दिया, एक्सट्रीम प्रोवोकेशन किया, अलग सा पे हमले, गाजा पे बॉम्बिंग, पूरा 17 साल से कैद खाना में बंद किया था उन्होंने। इब्राहिम अकॉर्ड सऊदी साइन करने वाला था। ठीक है। तो उस दौरान फिलिस्तीन रेजिस्टेंस हमास को एक पोजीशन लेकर 7 अक्टूबर को ऑपरेशन करना पड़ा। वो नेतन्याहू का ट्रैप था। मगर आज 10 महीने के बाद नेतन्याहू खुद वो अपने ट्रैप में इंट्रैप हो चुका है, वो अपने दलदल में खुद फंस चुका है। 10 महीने के बाद वो गाजा में कुछ कर नहीं पा रहा है। 2 लाख लोग को मार डाला है, 70 से 80% बच्चे और औरतें हैं, और उसके बाद वो दुनिया में बदनाम हो चुका है। उसकी आर्मी की हालत खराब हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा उनके सैनिक मर चुके हैं, बहुत बुरी तरह के घायल है। वो दलदल से निकलने के लिए उसको समझ में आ गया कि मुझे अमेरिका को उतारना होगा। ठीक है। अमेरिका को कैसे उतारेगा? अगर ईरान डायरेक्टली आएगा तो ईरान को कैसे उतारो? अभी तक ईरान डायरेक्टली नहीं आ रहा था, इनडायरेक्टली पूरे ईरान के सपोर्ट से सब कुछ चल रहा था। ये नेतन्याहू 25 साल से चल रहा है। ठीक है। अभी उसने क्या किया कि इस्माइल हानिये को तेहरान में ही मार के उसने ये चुनौती दे दी ईरान को कि अभी तुम मैदान में आ जाओ। ठीक है। ईरान के बाद और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ओके। तो ईरान ने और पूरे एक्स ऑफ रेजिस्टेंस ने बात बोली कि अभी ये लड़ाई अगले फेज में जा रही है। ठीक है। देखो, मैं तो स्पष्ट हूं कि फिलिस्तीन, हमास और जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स है उनके अगले से होना नहीं है, क्योंकि इजराइल के पीछे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सब खड़े हैं। तो जब तक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया सब नहीं आते,
तब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं होगा। तो मैं मानता हूं कि जो इजराइल ने जो दूसरा ट्रैप लेके ईरान के लिए, वो खुद एक बहुत बड़ी ओपनिंग दे दी कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अभी डायरेक्टली आ जाए। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खुलकर नहीं आ पा रहा था, ठीक है, अभी इजराइल ने उनके लिए आसान कर दिया है। अभी कोई नहीं बोलेगा कि ईरान डायरेक्टली क्यों आ रहा है, कि अरबों का मामला है, वो उनको देखने दो। अभी जब आपने इस्माइल हानी का कत्ल तेहरान में किया है तो ईरान को आना पड़ेगा, आपने उसके मेहमान को मारा था, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग दे दी इजराइल ने, वो इजराइल की आखिरी बड़ी गलती है। इसके बाद वो क्या क्या गलतियां करेगा, मगर आखिरी गलती और भी हो सकती है कि मान लो कि अल-अक्सा कोई उड़ा दे, ये पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि ये स्मोट्रिच बेनगवीर इतने पागल हो गए हैं, ओके, ये इतने कट्टर यहूदी पागल है वहां के, कि वो तो अपने मसीहा के लिए बैठे हैं, और मसीहा का आने के पहले अल-अक्सा को तोड़े, टेम्पल ऑफ सोलोमन, हैकल सोलोमन बनाए, उनका मसीहा आ जाएगा। क्योंकि उनके जो सबसे बड़े रबाई श्नेयसन, उसने एक बार नेतन्याहू को बोला था कि आप कुछ करो मसीहा लाने के लिए, क्योंकि तुम आखिरी प्रधानमंत्री हो हमारे रबाई आने के मसीहा आने के पहले। तो वो बात भी, ये पूरी मसीहा वाली पॉलिटिक्स भी नेतन्याहू के दिमाग में है, ये कट्टर यहूदी दिमागों में ये पूरा सेट है, ओके। सो द पॉइंट इज के जो हम जैसे कुछ लोग बोल रहे थे, जो 80 ईयर कर्स कि 2028 में इजराइल के 80 साल पूरे हो जाएंगे, उस वो एक खत्म हो जाएगा इजराइल, उसके वो डिफीट हो जाएगा। उनका डिफीट का मतलब ये नहीं कि वहां से यहूदी खत्म हो जाएंगे। जैसे अफ्रीका और साउथ अफ्रीका जब डिफीट हुआ तो वहां के गोरे थे, आज भी वहां गोरे जीते, ठीक है। तो इजराइल ज़ायनिस्ट स्टेट करके खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो यहूदी को वहां रहना है रहे, जिनको जाना है जाए, उसका कोई आपत्ति नहीं। मगर एक अलग किस्म का अभी कुछ सालों में ये होने वाला है, अभी भी बहुत बर्बादी होने वाली है, उसके तरफ भी मैं बात करूंगा। अच्छा, अभी हाल ही में बेजलेल स्मोट्रिच जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 मिलियन फिलिस्तीनियों को भूख से मार देना जस्टिफाइड है अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए। ये इस हद तक नफरत अगर है, अगर इस हद तक वो जा सकते हैं और जा रहे हैं, तो क्या किसी भी तरह से कहीं कोई इंसानियत बाकी बचेगी? क्या ये जो अमेरिका मुसलसल मदद दे रहा है और अमेरिका से और ज्यादा मदद की उम्मीद वो कर रहे हैं कि ट्रंप जीत जाएंगे तो हमें और ज्यादा मदद मिलेगी, तो क्या बिल्कुल एक एक इंसान के सर पर बॉम्बिंग होगी? किस तरह से ये हल कैसे होगा? या वो जो ईरान वाली बात जो आप कह रहे हैं 2028 की बात, एक ईरान के एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिस पर वहां की सरकार बहुत परेशान है। उन्होंने कहा है कि इजराइल का खात्मा होना है, और उन्होंने एक खास बीमारी का भी नाम लिया है। आपको क्या लगता है कि वो, अच्छा, उससे पहले फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी एहुद बराक ये कह चुके हैं कि 80 साल से ज्यादा हमारी हुकूमत नहीं रहती और ये अब खत्म होने वाली है। तो क्या ये खत्म होने वाली थियोरी पर यकीन किया जाए? अभी के जो हालात आपको नजर आ रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है, अमेरिका कितने दिन सस्टेन करेगा, कितने दिन उसको चलाता रहेगा, कितने दिन उसकी मदद करता रहेगा? वो जो एक आउटपोस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अमेरिका का ये 51वां स्टेट है जो यहां उन्होंने बनाया हुआ है अपने सारे एजेंडों को पूरा कराने के लिए, क्या अमेरिका कभी थकेगा? क्या थकने के साथ साथ इजराइल खत्म होगा? क्या कुछ होगा? अमेरिका थक जाएगा। वो अफगानिस्तान में थक गया, इराक में थक गया, वेनेजुएला में कुकी अटेम्प्ट कर रहा है, मादुरो उनको काउंटर कर दिया वापस। तो अमेरिका को थकाने में कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं, वो यूक्रेन में भी थक ही रहा है, ओके। और यहाँ तो अभी बात ऐसी है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इतना पावरफुल हो चुका है, ठीक है, कि अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड तो उतारने की 100 बार सोचेगा। एक ही कार्ड है इजराइल के पास, वो है न्यूक्लियर कार्ड, ठीक है। और हमको पता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो अमेरिका यहां तक आता नहीं। अगर इराक के पास होता तो नहीं होता। नॉर्थ कोरिया के पास है तो नॉर्थ कोरिया बचा है, ओके। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड दी सैमसन ऑप्शन। सैमसन और दिलाला की जो कहानी थी कि फाइनली जब सैमसन को बांध देते हैं और उसको कैदी बना देते हैं, तो वो दोनों जो खंबे होते हैं, पिलर्स होते हैं, वो पूरी इमारत के, वो इमारत ही वो
पिलर्स को तोड़ डालता है और वो पूरी की पूरी इमारत गिर जाती है, सबको मार डालता है। तो सैमसन ऑप्शन का मतलब यह है कि जब इजराइल को समझ में आएगा कि भाई अभी बचने का कोई रास्ता नहीं है, मैं हार चुका हूं, तो वो सभी जगह न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ेगा, इंक्लूडिंग यूरोपियन कैपिटल्स। ठीक है, वो जो न्यूक्लियर बॉम्ब वाला प्रॉब्लम है, और वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि गाजा को न्यूक्लियर बॉम्ब करो। ठीक है, स्टारवेशन की आप बात कर रहे हैं, मगर वो तो न्यूक्लियर बॉम्बिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ मैं ये भी कहूंगा अभी सभी आपके दर्शकों को कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जो बुक ऑफ तोरा है, वो सबसे ज्यादा वायलेंट, सुप्रीमेसिस्ट, रेसिस्ट किताब है। वो जेनोसाइड अलाउ करता है, वो हॉलोकॉस्ट अलाउ करता है। हम लोग खाली पीपल ऑफ द बुक बोलते रह गए। आप जरा ड्यूटरोनॉमी, सैमुअल्स पढ़िए, बुक ऑफ नंबर्स पढ़िए, आज जाके पढ़िए, बाइबल लेकर आइए और पढ़िए कि वहां का जो यावे है, जो उनका गॉड है, वो एक जेनोसाइडल गॉड है। वो बोलता है कि जाके वो देश को कब्जा करो, उनकी जमीनें ले लो, उनके मर्दों को मारो, उनकी औरतों को कब्जा करो, वर्जिन्स को ले लो, बच्चों को ले लो। ये सब वो किताबें मैं वर्स टू वर्स आपके लिए पढ़ सकता हूँ। ओके, तो द पॉइंट इज कि ये जो मानसिकता है, वो जूइश मानसिकता जहां से आती है, जो कट्टर मानसिकता आती है, वो उन वर्सेस में है, वो किताब में है। ये मैंने अल-कायदा के बारे में बोला है, आईसिस के बारे में बोला है। जहां अगर इस्लामिक कट्टरवाद होती है, ईसाई कट्टरवाद होती है, तो मैंने उसका बराबर से मुकाबला किया है, और मैं यहूदी कट्टरवाद के खिलाफ भी खुलकर करूंगा। गांधी जी ने यहूदी आतंकवाद की बात की थी, ब्रिटिश पेपर में वो टाइम पे जूइश टेरर की बात आती थी, मैंने इस्लामिक टेरर की भी बात की है, तो मुझे मेरा दिल साफ है इस मुद्दे पे। ठीक है, बिल्कुल। तो एक तो मैं खाली आता हूँ इसके तरफ। देखिए उन्होंने किया क्या, जैसे वो नेतन्याहू 3 दिन गए अमेरिका, एड्रेस दिया कांग्रेस, आदि डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेट कांग्रेस में नहीं आई, वो अच्छा हो गया। रिपब्लिकन्स हर 2-2 मिनट तालियां बजा रहे थे। ओके, मतलब झूठ पर झूठ, और जेनोसाइड का डिनाइल, हम लोग ने तो बच्चों को मारा ही नहीं, इतनी स्टूपिड किस्म की बातें की, मगर तालियां पड़ रही थी। उसने आने के बाद क्या किया, गोलान हाइट्स में पहले वो बच्चे मरे, ड्रूज के बच्चे, जो उन्होंने हिजबुल्लाह को ब्लेम किया। हिजबुल्लाह की मिसाइल फायर हुई थी, उसमें आयरन डोम की मिसाइल के कारण इजराइल के वो जो गोलान हाइट्स में जो ड्रूज है वो मरे। तुरंत हिजबुल्लाह पे ब्लेम किया, बेरूट में फायर किया, और वहां एक हिजबुल्लाह के लीडर को मार डाला। ठीक है, उसके चंद घंटे बाद उन्होंने ऑपरेशन किया तेहरान में, और इस्माइल हानी को मारा। मतलब अमेरिका से ग्रीन सिग्नल लेकर आए थे कि अभी मैं नेक्स्ट फेज में जा रहा हूं। ठीक है, जैसे 7 अक्टूबर होता है तो अमेरिकन वॉरशिप से आ जाती है। जैसे वो इस्माइल हानिये को अटैक करते हैं, असैसिनेट करते हैं, तो तुरंत अभी अमेरिकन वॉरशिप्स मेडिटेरेनियन में, रेड सी में, पर्शियन गल्फ में, सब जगह एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो पूरा अमेरिका के सहमति के साथ ये सब हो रहा है। बाइडेन बोलते कि ये मुझे नहीं पता था, उसने कर लिया, मत करो, ये सब झूठी बात है। ओके, नाउ द पॉइंट कम्स कि ईरान हमला करेगा, हिजबुल्लाह करेगा, हिजबुल्लाह के तो हमले अभी भी चालू है, इराक से होगा, यमन से होगा, सब जगह से होगा। ठीक है, उसके बाद इजराइल उसका जवाब देगा, अमेरिका भी उसका जवाब देगा। इजिप्ट पीछे हट चुका है, जॉर्डन अभी भी खड़ा है। जॉर्डन का जो राजा है, वो आई थिंक वो आधा ब्रिटिश है, तो उन्हीं का काम कर रहा है। वो प्रजा वहां की 70% पैलेस्टीनियन है, वो दिल जल रहा है, वो सड़कों पे आते हैं। वहां की जो सत्ता है, वहां की आर्मी और पुलिस है, वो पूरा बेडून अरब के हाथ में है, तो इसलिए वो नहीं तो अभी तक तो तख्ता पलट हो जाता है। ठीक है, तो जॉर्डन अभी भी प्रॉब्लमेटिक कंट्री है। तो जब ईरान का हमला शुरू होगा, और वो होगा, वो पूरी तैयारी के साथ कर रहा है। कल ही शोइगु, जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके, जो सिक्योरिटी चीफ है, मैं उसी पर आने वाला था कि मुझे याद है कि 2015-16 के आसपास रूस ने दाइश के खिलाफ बड़ा अहम रोल अदा किया था। उसकी एयरफोर्स ने सीरिया में जो दाइश को खत्म किया, ISIS को। हालांकि अमेरिकन दावा करते हैं कि हमारी फौज ये सब कर रही है, वो तो उनको मदद करते हैं। तो उस वक्त बहुत ही एक नए किस्म का सिनेरियो देखा गया था कि ग्राउंड पर हिजबुल्लाह, ईरानियन मिलिट्री एडवाइजर्स, सीरियन फौज और एयरफोर्स रूस की। अब भी रूस से एक बड़ा आदमी, बड़ा जिम्मेदार आदमी तेहरान आया और नए प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। इसमें क्या आपको लगता है कि रूस इस ईरान के रिटेलिएटरी हमले में उसकी कंसेंट है क्या? दूसरी बात, क्या अगर एस्केलेट हुआ तो क्या रूस ईरान को मदद करेगा? क्या इशारे हैं, आपको क्या लगता है? रूस मदद कर ही रहा है, ईरान रूस को मदद कर रहा है। वी हैव टू थैंक द ग्रेट शहीद जनरल हुसैन सोलेमानी, जिसने एक्सिस ऑफ रीजन्स को बनाया।
जिन्होंने रशिया को उतारा सीरिया में, क्योंकि टाटूस्मैन का बेस था, बोला भाई आपका है, आप आ जाइए, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी अलायंस बन चुका है ईरान और रूस का। ईरानियन ड्रोन्स एक्टिव है यूक्रेन में, रशिया के पक्ष में, ठीक है। और रशिया के जो S-400 और S-300 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो सैटेलाइट्स है, वो सब अभी रूस इनको डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी ये क्लियर है कि ईरान, रशिया, चाइना को साथ में ही खड़ा होना होगा। ईरान हारा तो बाद में रशिया का नंबर है, रशिया हारा तो बाद में ताइवान के माध्यम से उसी जो ताइवान को यूक्रेन बनाकर चाइना को टारगेट करेंगे। तो अभी ये चट्टान की एक दीवार बन चुकी है। उसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि अभी ये तय करना होगा नॉर्थ कोरिया और रशिया को खास करके कि वो ईरान को 6 न्यूक्लियर बॉम्ब दे दे, ठीक है, या इजराइल को वार्न करे कि अगर तुमने न्यूक्लियर हमला किया तो तुम पे भी न्यूक्लियर हमला होगा। अमेरिका को वैसे जैसे पुतिन ने वार्न किया ब्रिटेन, फ्रांस, सबको कि अगर आपने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया यूक्रेन वॉर में तो हमारी तैयारी है न्यूक्लियर ऑप्शन की। इसलिए बाद में पोलैंड भी पीछे हट गया, मैक्रोन भी पीछे हट गया, ओके, कि डायरेक्टली अभी भी इतने हद तक नहीं आ रहे। मगर अभी आप पिछले 2 दिनों से देखें, F-16 अमेरिका ने प्रोवाइड कर दी यूक्रेन को, और उसमें जो मिसाइल लगे वो इजरायली मिसाइल लगे। इसलिए अभी रशिया तो बहुत भड़क चुका है, क्योंकि यूक्रेन में भी ये जूइश लॉबी का रोल है। अजरबैजान, आर्मीनिया में भी, आर्मीनिया को बर्बाद करने में ये जूइश लॉबी का रोल है, जो नियो कंजर्वेटिव अमेरिकन जूइश जायनिस्ट लॉबी है। ये सब जगह एंटी रशियन लाइन वो लोग चला रहे हैं, ओके। तो रशिया खड़ा है, शोइगु का आने का मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पुतिन के हाईली ट्रस्टेड आदमी है। तो वो पूरी टेक्नोलॉजी, बॉम्ब, वेपन सब कुछ प्रोवाइड करे ईरान को। मगर मेरा आखिरी वही मुद्दा है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया को ईरान को 3-3 बॉम्ब दे देने चाहिए, कि हमने दे दिए, और रशिया ने ऑफर भी किया था कि जो हमारे अलाइज है हम उनको न्यूक्लियर बॉम्ब दे देंगे। ये अभी ईरान के लिए, अगर ये हो गया तो बैलेंस ऑफ पावर एकदम सिमिलर हो जाएगा। बाद में कन्वेंशनल वॉरफेयर में, लैंड वॉरफेयर में तो इजराइल अमेरिका टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अच्छा, मैं एक सवाल कर रहा हूं कि क्या अब से पहले दुनिया में किसी भी मुल्क ने अपने यहाँ का न्यूक्लियर बॉम्ब दूसरे मुल्क को दिया है? क्या ये प्रैक्टिकल किस्म की बात है जो आप कह रहे हैं? क्या चूंकि वो एनवाई वो जो कहते हैं एक NPT, एक वो है, संधि है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्या उसके बावजूद रूस या नॉर्थ कोरिया एटम बम, न्यूक्लियर बम दे सकता है ईरान को? देखो, जिस प्रकार का रवैया पूरा ये जो अमेरिकन कंट्रोल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में है, उस पर तो कोई रशिया को भरोसा नहीं है, और नॉर्थ कोरिया तो NPT का सिग्नेटरी भी नहीं है, ओके। मैं जो बोल रहा हूँ, रशिया ने ऑफर किया है कि जो देशों को भी सुरक्षा चाहिए नेटो से, मैं न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो भी देने के लिए तैयार हूँ। मैं वापस चेक करूंगा वो बात को। मगर अभी का जो फेज आया है पोस्ट इस्माइल हनी असैसिनेशन, और जो खुले रूप से इजराइल न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसका तो जवाब क्या है फिर हमारे पास? कल पूरे तेहरान पे डालेगा, पूरा तेहरान खत्म हो जाएगा, या बेरूट पे डालेगा। वैसे ईरान के साइंसदानों का कहना यह है कि लीडर की तरफ से हमें सिग्नल मिले तो हम बहुत कम टाइम में न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। 70% प्लस तो वो पहले कहते ही हैं। अमेरिका वगैरह को ये शक है कि 90% तक शायद इन्होंने कर लिया है एनरिचमेंट। तो ईरान भी बहुत पीछे नहीं है, बहुत पीछे नहीं है। सिर्फ उनको एक इन प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन में तब्दीली करने की जरूरत है, और उसका वो इशारा दे चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी पॉलिसी बदल सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, खास तौर पर हूथी अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह, और अभी ताजा खबर आ गई कि इराक के अंदर अमरीकी बेस को फिर निशाना बनाया गया। वो अक्सर होता है हालांकि। तो उस पर जो इजराइल और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर्स की बात हुई, अभी टेलीफोन पर बात हुई है, उसमें यह बताया गया कि ये एक बड़ा मेजर एस्केलेशन है। ये बयान पहली बार आया है ऐन अल असद पर हमले के बाद। तो क्या हालांकि उसको अमेरिकन अंदाज में ये कहा जा सकता है कि विशफुल थिंकिंग है, लेकिन क्या आप आने वाले वक्त में अमेरिका की फौजों को वहां से पैर समेटते हुए देख सकते हैं? क्योंकि अभी पिछले दिनों इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने
कहा है कि हम टाइम टेबल जारी करने वाले हैं अमेरिका की वापसी के लिए, तो वो टाइम टेबल आएगा क्या? क्या कुछ लगता है? क्योंकि इराक एक अजीब जगह है, सरकार के कुछ लोग कहीं ना कहीं अमेरिका से जुड़े हुए, लेकिन इन प्रिंसिपल ईरान की लाइन पर काम करने वाले। वो इराक का एक हिस्सा कुर्दिस्तान वो इजराइल और अमेरिका के साथ, और बाकी हिस्सा ईरान के साथ। तो ये बड़े अजीब सी कुछ चीजें हमें वहां कंट्राडिक्टरी लगती हैं। आपको क्या लगता है? नो नो, यू राइट। इराक एक डिफिकल्ट मैटर है, क्योंकि गवर्नमेंट में काफी अमेरिकन पेनिट्रेशन है। कुर्द इलाका तो अलग ही प्रॉब्लम है, वहां तो इसराइल का बड़ा रोल है एक्चुअली। मगर आई थिंक हस्टल शाबी का जो रोल है, और बड़ा तबका जो गवर्नमेंट में लोग है वो प्रो ईरान लाइन है, प्रो रेजिस्टेंस एक्सिस में शामिल है। तो ये उनके लिए भी मौका है, उनके लिए भी मौका है कि, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इराक ने तो यूनानिमसली पास किया कि इराक अमेरिकन बेसिस को अभी विड्रॉ हो जाना चाहिए। अमेरिका मान नहीं रहा है, वो डेमोक्रेसी बात करता है। पूरा पार्लियामेंट इराक का बोला कि अमेरिकन बेस हटने चाहिए, और वो हट नहीं रहे। तो जैसे ही ये फायरिंग चालू होती है ईरान की तरफ से, और मान लो कि अमेरिकन वॉरशिप्स रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो करेंगे क्योंकि वो आ चुके उधर, उसके बाद इराकी मिलिशियाज से लेकर बहुत कुछ होगा। जो अमेरिकन बेसिस है इराक में वो खत्म हो जाएंगे, उनको भागना पड़ेगा वहां से। वही होना है सीरिया में, ठीक है? क्योंकि 1000-2000 यहाँ वहां बचे हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की बात अलग है। तो वहां से तो इनको, इसलिए अमेरिका बहुत डर रहा है पूरे मामले में कि मेरे बेसिस का क्या होगा, ठीक है? और मान लो कि अगर अमेरिकन बेसिस ने गल्फ कंट्रीज में से एक्टिव हुआ तो वहां भी अटैक होने वाला है। मगर इराक और सीरिया में तो ये ज्यादा कुछ टिक ही नहीं पाएंगे, उनको तो तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से भागना पड़ेगा। ओके, और हम लोग ने देखा ही अफगानिस्तान से किस प्रकार से भागे, ठीक है? और ये इलाके में तो अभी इनका मतलब दिनों की बात है, महीनों की कुछ बात है, हफ्तों की बात है शायद। जैसे ये वॉर शुरू होती है, उसमें अमेरिका का तो प्रेजेंस इराक और सीरिया में तो अनटेनेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी अभी ईरान को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप अपना जो भी जवाबी कार्रवाई करें वो लिमिटेड करें, खुदा के वास्ते बिल्कुल कम से कम करें। और दूसरी तरफ एक खबर यह भी आई है कि इजराइल से अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करे तो उसके जवाब में ज्यादा एस्केलेट मत करना, यानी आप अगर कुछ करो तो बहुत कम करना। तो ये जो जान अटकी हुई है इसमें कि ईरान कहीं कुछ बड़ा ना कर दे, और इसके लिए बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई कल। उससे पहले जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया, प्रेसिडेंट से भी मिले, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले। आखिर ये जो दलाल किस्म के लोग हैं अमेरिका के, ये आखिर क्या कुछ समझा पाते होंगे? अगर अगर आप बंद कमरे में इनकी मुलाकात को आप सोचें, क्या क्या किस तरह से वो कह पाते होंगे कि हमारी गुलामी बाकी रहने दो, हमारी बात सुन लो? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला होगा कि वो ये समझा सकें कि आप हमला ना करो? बेशरम है टोटली। मतलब रोज गाजा में प्रोवोकेशन हो रहा है, वो टेंट में मार रहा है, स्कूल में मार रहा है, अस्पताल में मार रहा है, अभी भी बच्चे के बच्चे रोज मर रहे हैं। और जॉर्डन और बहरीन के राजाओं को इतनी समझ नहीं है। मैं तो उनके दिमाग का मुझे मतलब कुछ अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या लेवल के लोग हैं। तो आई माई ओनली होप इज दैट मान लो कि कोई उठाव जॉर्डन में हो जाए, बाकी आर्मी में कुछ उनकी दिल अभी कांप उठे, ठीक है? और वो तख्ता पलट करके जॉर्डन को राजा को भेज दे, लंदन या अमेरिका। ये भी टाइम आ चुका है जॉर्डन के लिए। इजिप्ट तो मैं मानता हूँ कि पीछे हट गया है। इजिप्ट बोल रहा है कि मैं जो ईरान के मिसाइल आएंगे वो मैं रोकने का काम नहीं करूंगा, ठीक है? सऊदी का मुझे पता नहीं क्या पोजीशन है, सऊदी भी अंदर से डर ही रहा होगा। क्योंकि अभी जो फेज आएगा ना, ये अभी देखो मेडवेडेव ने ये बोल दिया, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रशिया का, ये इस्माइल हानी के असैसिनेशन के बाद, कि अगर अमन लाना है तो भी जंग की जरूरत है। ओके, और ये मैं गांधी ने करके बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है? क्योंकि जब 1948 में जब पश्तून ट्रूप्स आई थी कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान, तब गांधी जी ने वो खुद नेहरू जी को नहीं बोला था कि हिंसक रूप से लड़ लो। जो सीज फायर की टॉक चल रही है, प्रिजनर एक्सचेंज की बात करी है, वो जो सबसे बड़ा लीडर है पैलेस्टाइन का इस्माइल हानी है, सबसे जो पॉपुलर है, आप उसको मारने के बाद आपने क्लियर कर दुनिया को सिग्नल दे दिया है कि मुझे कोई सीज फायर में, कोई पीस में, कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं वॉर चाहता हूं। ये नेतन्याहू ने दुनिया को बोल दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसने ईरान और एक्स ऑफ रेजिस्टेंस के लिए बड़ा दरवाजा खोल दिया है, अभी बड़ा मौका दे दिया है, जो अगले 3-4 साल में इसका
नतीजा हमारे फेवर में ही आएगा, पैलेस्टाइन ही आजाद होगा। 3-4 साल की बात है, ये पूरे इलाके से अमेरिका और इजराइल का पूरा निशानो मिट जाएगा। और ये अगले 3-4 साल में ऐसा कुछ हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये असल में वो जो आयतुल्लाह खुमैनी ने 1979 में जब रेवोल्यूशन आया था, तो उससे पहले से वो एक बात बार बार कहते थे कि ये अमेरिका बड़ा शैतान है, शैतान है बुजुर्ग फारसी में, और इजराइल को एक कैंसर है जो इसको यहां से निकल जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो अब ये पूरा इलाका इन दोनों फॉर्मूले पर, दोनों उसूलों पर ऐसा लगता है कि आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में ईरान कितनी समझदारी से काम करेगा या कितना बड़ा हमला करेगा? क्या कुछ लगता है आपको ईरान के अब तक के रिस्पॉन्सेस को देखते हुए? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने धमकी दी और काफी दिन वेट कराया उनको, यानी शायद वो जब वो बेखबर होने लगे, उन्हें ये लगने लगे कि अब खतरा टल गया और उस वक्त वो हमला कर दें। आपको इस बार क्या लगता है? देखिए, ईरान पूरी तैयारी के साथ आता है। अभी तक क्या था कि बैलेंस ऑफ पावर रेजिस्टेंस के फेवर में नहीं था, तो ईरान का एक टर्म था या हिजबुल्लाह का भी टर्म था कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पेशेंस। वो दिख रहा था कि गाजा में रोज नरसंहार हो रहे हैं, रोज क्या क्या नहीं हो रहा है, मगर अभी तक बैलेंस ऑफ फेवर पावर का जो था वो इजराइल के पक्ष में था, क्योंकि अमेरिका, नेटो सब उसके साथ खड़े थे। पिछले 8 साल में एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, और पिछले 3 साल से मानता हूं जब से यूक्रेन का ऑपरेशन चालू हुआ है, रशिया अभी टोटली ईरान के साथ आ चुका है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर में शिफ्ट हुआ है कि रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया वो भी एक्स के साथ खड़े हैं। जैसे वहां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएस है, वहां भी रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान है। ये अभी स्ट्रेटेजिक जो बैलेंस है वो अभी प्रैक्टिकली इक्वल हो चुका है। ओके, ये इक्वल स्ट्रेटेजिक बैलेंस में अभी ये युद्ध बड़ा होगा। ओके, क्योंकि इजराइल चाहता है और ईरान बोला कि ठीक है, अगर आप चाहते हो तो अभी हो ही जाए लड़ाई। ठीक है, एक ही फैक्टर है वो न्यूक्लियर वाला। मैं मानता हूं कि वो भी, आप जैसे बोले कि ईरान चाहे तो 2 दिन के अंदर ही वो बना सकता है, वो टेक्नोलॉजी इसके पास है, अभी तक बनाया नहीं था। मगर क्योंकि आपका पूरा देश अभी दांव पे लगा है, ईरान, ठीक है, और न्यूक्लियर हमला ये इतने खतरनाक है इजराइल के जो है जनरल्स मिलिट्री नेतन्याहू, कि वो करेंगे न्यूक्लियर अटैक। अगर आपके पास बॉम्ब नहीं तो करेंगे। आपके पास अभी न्यूक्लियर, हमारे पास बॉम्ब आ चुका है, आपको डिक्लेयर करना होगा और बोले कि अगर आपने न्यूक्लियर बॉम्ब का हमला किया तो फिर हम भी जवाब देंगे, फिर उसके बाद वी आर ऑल फिनिश्ड। वो अच्छा, ईरान में आपने खतरे की बात कही। मैं इत्तेफाक से अभी 2 दिन पहले हमास के नुमाइंदे का तेहरान से इंटरव्यू कर रहा था, खालिद कदूमी का। उनको इंटरव्यू करने से पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू प्रेस टीवी पर देखा, जो उन्होंने इस इस्माइल हानिया के कत्ल के बारे में कुछ तफसील बताई। मैं कोशिश करता हूं कि इंसान को बॉडी लैंग्वेज से पढ़ने की कोशिश करूं। जब ये शख्स खालिद कदूमी प्रेस टीवी पर उस वक्त के हालात बता रहा था, उस वक्त ईरान का जो एंकर वो बहुत ही क्यूरियस अंदाज में और बहुत ही ऐसे अंदाज में सुन रहा था उसकी बात, जिसमें एक डर का एहसास भी मैंने महसूस किया ईरानियन एंकर प्रेस टीवी के। तो ये डर कि किसी एक खास कमरे तक कोई पहुंच हो सकती है, कभी भी किसी को टारगेट किया जा सकता है। ऐसी हालत में क्या अब वाकई वक्त आ गया है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को तब्दील करेगा? आपको क्या लगता है? उसको करना चाहिए। हाँ। अभी टाइम आ चुके, क्योंकि आप आखिरी वॉर की तरफ बढ़ चुके हो। इस्माइल हानिया का असैसिनेशन इज द वर्ल्ड वॉर 1 फ्रांस ड्यूक, उसका वो कोरिलेशन है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 तो शुरुआत हो ही चुकी थी, मगर वो अभी बहुत बड़े फेज पे चला गया है। ईरान को तुरंत अपना न्यूक्लियर डॉक्टर, और उनके बीच में बात चल रही, मैंने उस पर एक आर्टिकल पढ़ा था कि उसके जैसे पेजिशकियान आए थे तो ये सब बातें होने लगी थी, उसके पहले से ही बात हो रही थी। ओके, दे हैव टू चेंज द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। इमाम द सुप्रीम लीडर खामेनी जी हैज टू नाउ से दैट बिकॉज ऑफ द थ्रेट टू ईरान को जो खतरा है अमेरिका और इजराइल के न्यूक्लियर बॉम्ब से, और उनके बयान पे बयान है
अभी वो जो क्रिश्चियन राइट विंग लीडर है वहां का अमेरिका में, उसने तो क्लियर कट बोला है कि अमेरिका शुड पास रेजोल्यूशन, उसके सेनेट और हाउस कांग्रेस में पास होना चाहिए और न्यूक्लियर ऑप्शन पे जाओ। वहां तो लगातार बोल रहे हैं सब बातें। तो आप क्यों ठहरे, मुझे समझ नहीं आ रहा। उनको तुरंत अभी डिक्लेयर कर लेना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, एक 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 भारत से मुतालिक एक खबर है, अभी 2 दिन पहले एक खबर छपी थी कि कुछ प्रोमिनेंट लोगों ने एक लेटर लिखा है, जॉइंट लेटर डिफेंस मिनिस्टर को, जिसमें यह डिमांड की गई है कि इजराइल को जो हथियार बेचने वाली कंपनियां हैं उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाने चाहिए। वहां जेनोसाइड हो रहा है और इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। मोदी जी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जरा कमजोर सरकार को लीड कर रहे हैं, लेकिन उनके रवैये में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि भारत इसी तरह से फिलिस्तीनियों के कत्ल में सरकार, भारत की सरकार इसी तरह से शामिल रहेगी क्या? क्या लगता है आपको? अभी तो शामिल है, क्लियर कट। मतलब एक जगह मोदी जी नेहरू जी की पॉलिसी रशिया के साथ फॉलो कर रहे हैं, दूसरी साइड पे इजराइल का साथ देकर वो एंटी नेहरू लाइन ले रहे हैं, या जो भारत की आजादी की परंपरा रही और उसके बाद जो हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी रही। तो नेतन्याहू के साथ गले मिलना वो बात है, उसके साथ वो अडानी एल्बिट के ड्रोन भी वहां जा रहे हैं, दूसरी 2-3 कंपनियां जो हथियार दे रही है। दिस इज ऑल अगेंस्ट जो वॉर क्राइम्स का हो चुका है, आईसीसी और आईसीसी ने बोल दिया है। तो द मोदी गवर्नमेंट इज कंप्लिसिट इन द वॉर क्राइम्स। और ये जो हजारों हजारों मर रहे, 2 लाख से ज्यादा अभी फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लैंसेट की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, कि जो हम लोग ने पूरा रिसर्च किया है, अब 1,86,000 का फिगर था, मैं मानता हूं कि 2 लाख तक जा चुका है, क्योंकि जो लोग बमबारी में मर रहे अलग, जो भूख से मर रहे अलग, जो डिजीज से मर रहे, क्योंकि साबुन पे भी पाबंदी है। साबुन पे भी पाबंदी है, क्योंकि सैनिटेशन नहीं होगा तो हेपेटाइटिस और डायरिया और क्या क्या नहीं फैलेगा। दवाई के भी कितने बड़े प्रॉब्लम है। तो ऐसे तो 2 लाख लोग, मतलब 8% पैलेस्टीन गाजा का पॉपुलेशन मर चुका है। ये हॉलोकॉस्ट से ज्यादा भयंकर है, इसलिए मैं डे 1 से हॉलोकॉस्ट बोल रहा हूँ। लोग जेनोसाइड बोल रहे हैं, मैं लुला जो प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील है उससे भी इसको हॉलोकॉस्ट बोला था। हम लोग सबको, अभी तो मोहम्मद मरांडी भी इसको हॉलोकॉस्ट बोलने लग चुके हैं, ठीक है। मगर शायद मैं दुनिया में पहला था जो लगातार इसको हॉलोकॉस्ट बोल रहा था कि हॉलोकॉस्ट हो रहा है। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए। आखिर में कोई खास बात, आप ऑब्जर्वेशन कुछ देना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो कि अब आपको क्या कुछ लगता है आने वाले वक्त में हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या हो सकता है? क्योंकि इंसानियत का दिल लरस चुका है। हर मिनट तस्वीरें देख करके अफसोस, और मतलब किसी तरह से हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और शायद दम्ब जिसे कहते हैं ना, वो सूरत हाल हो जाती है ना, एक लेवल आती है आता है इंसान का कि मुसलसल गम और तकलीफ देखते देखते वो इनसेंसिटिव सा हो जाता है। शायद उस हालत में हम लोग पहुंच रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी आने वाले वक्त में क्या होगा? आखिरी आपसे मैं ऑब्जर्वेशन मांगू। जी, एक तो एक 7 अक्टूबर ने दुनिया को बदल दिया। जगह जगह पे इजराइल की हार हो रही है, गाजा में तो हार हो ही रही है, मगर आज इजराइल दुनिया में आइसोलेटेड हो चुका है। इजराइल की मिलिट्री इज क्रम्बलिंग, पॉलिटिकल डिविजन भयंकर है, और आज इजराइल वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में भी बहुत बड़ा एंटी इजराइल फीलिंग आ रहा है। ओके, अभी जो पेरिस ओलंपिक्स में जो ईसा नबी का मजाक उड़ा गया है, वो जो करने वाले दोनों थे, वो भी जो गे लेस्बियन जो भी थे, ट्रांसजेंडर, वो भी यहूदी थे, ठीक है। तो जो पीछे से पहले ईसा नबी का मजाक उड़ाते थे, अभी सामने आकर करने लगे। उसका भी गुस्सा पहली बार मैंने क्रिश्चियन वर्ल्ड में देखा, नहीं तो वो होता था और क्रिश्चियन वर्ल्ड देखा नहीं था, ठीक है। पहली बार ये जो जूइश लॉबी के जो पूरे कारनामे हैं, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड को उन्होंने टारगेट किया, क्रिश्चियनिटी धर्म को बर्बाद कर दिया है, क्रिश्चियन जायनिज्म को खड़ा कर दिया है, ठीक है, यहाँ भाविज्म के साथ उनका जो जुड़ाव है, ठीक है। ये पूरा अभी मतलब इनका एक जो लेवल ऑफ पावर था, जैनिक तो पावर था, अभी वो टूटने लग चुका है। ये सब 7 अक्टूबर का पहले से टूट रहा था, मगर 7 अक्टूबर ने दुनिया के सामने कुछ सवाल खड़े कर दिए कि भाई ये कॉलोनाइजेशन है, ऑक्यूपेशन है, इसको खत्म करना चाहते कि नहीं, ये जेनोसाइड हो रहा है, हॉलोकॉस्ट हो रहा है, दुनिया कहाँ खड़ी है। तो अमेरिका में बच्चे खड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में बच्चे खड़े हो गए, ठीक है। मैं उनका एक लेने वाला हूँ, मैं आपकी भी मीटिंग करवा दूंगा, इनफैक्ट डिफरेंट इंटरव्यू देम। तो इजराइल एज ए पॉलिटिकल पावर, एज अ कल्चरल पावर, ग्लोबल जायनिज्म जिसको मैं बोलता हूँ, या जायनिस्ट इंपीरियलिज्म,
ये सब अभी टूटने लग चुका है। ओके, हम्म, दूसरा जो हो रहा है कि एक्सेल ऑफ रेजिस्टेंस अभी बहुत पावरफुल हो चुका है। हम्म, पूरा ग्लोबल जो बैलेंस है, जैसे मैंने कहा कि एक साइड पे वेस्टर्न पावर, एक साइड पे रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया अभी एक्सिस के साथ खड़े हैं, तो पावर बैलेंस काफी हद तक अभी एक हो चुका है। इसलिए जो ईरान का स्ट्रेटेजिक बैलेंस था वो टूट चुका है अभी। अभी ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस, सॉरी, जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस था वो टूट चुका है। अभी वो फाइनल फेज ऑफ वॉर में आ रहा है। एंड आई थिंक दैट इजराइल के अंतिम कुछ साल की बात है, इजराइल एज अ स्टेट इज गोइंग टू बी डिफीटेड। अमेरिका की औकात नहीं है कि वो उतरे, अपने जूतों को, बूट्स ऑन द ग्राउंड करे। इतना है कि इजराइल कुछ 9/11 और करवा सकता है अमेरिका में, ताकि और कंसेंट बने। ईरान पे ब्लेम डालेगा, जैसे ट्रम्प की असैसिनेशन का भी ब्लेम वो लोग ईरान पे डाल रहे थे। तो हाँ, वो हर मौके पर ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ इल्जाम लगाओ और ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लो किसी तरह। पेरिस में ट्रेनें खराब हो गई ओलंपिक्स के दिन शुरुआत पे, तो वो भी ईरान पे ब्लेम डाल दिया। जी 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 जी। मगर वो चल नहीं पा रहा है। अरे साहब, अमेरिका में एंटी इजराइल प्रोटेस्ट को ईरान फंडिंग कर रहा है, ये भी इल्जाम लग चुका है। सही बात है। हाँ, ईरान जिस पर इतने सैंक्शन लगाए गए हैं उसको फंडिंग का इल्जाम। तो ये मतलब ये फेल हो रहा है, उनका पूरा नैरेटिव फेल हो रहा है। मगर आप खतरा देखिए कि आज जो लंदन या यूके में जो राइट्स हुए, वो जायनिस्ट लॉबी, एक जूइश फंडेड बंदा है रॉबिन्सन करके, उसने वो करवाया। जो 3 बच्चियां मरी, उसको कत्ल करने वाला जो लड़का था, रेवेंडन अफ्रीकन लड़का था, वो क्रिश्चियन है। ओके, मगर वो क्रिश्चियन लड़के का मतलब मसला बना दिया है एंटी मुस्लिम, और आज काफी जगह पे ब्रिटेन, तो वो कोशिश करेंगे, शायद अमेरिका में भी इस किस्म के दंगे हो सकते हैं एंटी मुस्लिम। मगर ये इजराइल का जाने वाला वो जो मोमबत्ती फड़कती है ना, वो चिराग टाइप, जाते जाते वो क्या चिराग गुल होने से पहले जरा भड़क रहा है। बस वही है, अमेरिका का वही है। वेनेजुएला ने मादुरो को जवाब दे दिया, ठीक है। यहाँ पूरा एक्सिस खड़ा है ईरान के सामने, वो हाथ जोड़ के बोल रहा है भाई अटैक मत करो। मगर आप सोचो कि अमेरिका क्या हाल हो चुका है। 20 साल पहले अमेरिका था कि भाई मैं आके मारता हूँ सबको, आज अमेरिका बोल रहा है रिता मत मारो, मुझे यहाँ मारो वहां मारो, वो हाल हो चुका है। जी 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 जी, बिल्कुल। दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल चुका है, एवरी लेवल वो टर्न हो रहा है। जी 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 जी, बहुत 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 शुक्रिया जनाब फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपके दर्शक जो हैं वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और कमेंट्स भी लिखते हैं, उन पर भी आप भी नज़र रखिएगा, चूंकि आने वाले फिर बातचीत जब होगी तो उसमें उस पर भी सवाल जवाब भी हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।